हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिवल्सीफाई पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एसएससी का भी पीवाईक्यू का सीरीज लेके आने वाला हूं। तो आज एसएससी के पीवाईक्यू में पहला सीरीज हमारा पॉलिटी से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और इस क्लास का सबसे खास बात क्या है कि मैं आपको चैप्टर वाइज कराते हुए चलूंगा, एक एक क्वेश्चन किस ईयर में आ रखे हैं और हर एक चैप्टर को अच्छे से जानेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से इलुस्ट्रेट भी करूंगा कि किसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन विधि से कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं आता है तो हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और साथ में मैं आपको बता दूं, मैं यूपी जीके की क्लास लेके आता रहता हूं, यूपीएसआई का, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम कराते हैं उससे रिलेटेड। और साथ में यूपीएसआई का पीवाईक्यू भी करा ही रहा हूं। और ये आज हमारा जो है पहला लेक्चर एसएससी से संबंधित होगा। ठीक है, आप ऐसे जैसे अब तक मेरे पुराने लेक्चर में प्यार दिखाते आ रहे हो, सेम वैसे इसमें भी दिखाते रहना। थैंक यू। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं किस अधिनियम से ली गई हैं। देखो, अगर मैं बात करूंगा कि जो अपना भारत का संविधान है हूबहू 70% 1935 के अधिनियम से लिया गया है। किससे लिया? 1935 के अधिनियम से। तो अगर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मतलब सारा तो चीजें यहीं से, चाहे आपका केंद्र राज्य संबंध हो गया, चाहे आपका पौराशिप प्रेषण जिसको बोलते हैं, और संघीय ढांचा हो गया, या अवशिष्ट शक्तियां हो गया, सारा का सारा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो हमारा इसका ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? ये भैया एमटीएस पूछा गया था 2021 में, शिफ्ट थर्ड में। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने भारत में सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित किया? पहले तो आप जानो कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्या ये कह रहा कि जो अभी तक जो कंपनी गवर्न कर रही थी भारत में, ऐसा कब हुआ कि भैया कंपनी का जो सत्ता था वो सीधे चला गया क्राउन के हाथ में, अब इंडिया में गवर्न क्राउन करेगी। ठीक है, तो बात है भैया, पहले तो आप जानो सन 1600 ईस्वी में अपना आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, भारत आए ये लोग। हुआ क्या? 1775 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत कंपनी को पहली बार दीवानी राइट्स मिले कि भैया 3 क्षेत्र में ये क्या करते हैं, अब ये कर वसूल सकते हैं। तो इनको ये लगा कि भैया आप कर वसूल सकते हैं, तो प्रशासन भी हम धीरे धीरे अपने हाथ में लेने का कार्य करते हैं। तो इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए, प्रशासन को हाथ में लेने के लिए, पहली बार सन 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1773 में। किसको? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग, ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये चीजें चलती रहती है चलती रहती है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भैया होता है कि सिपाही विद्रोह हो जाता है। कब? 1857 में क्रांति होती है, बहुत बड़ी क्रांति होती है। इसके बाद ये लगता है ना, अंग्रेज को या अंग्रेजी सरकार को, हुकूमत को ये लगता है कि भैया कंपनी वहां पे कभी भी अब खराब हो सकती है, मतलब उसकी स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है, वहां कभी भी ऐसा फिर से विद्रोह हो सकता है जो ये कुचल नहीं पाएगी। तो उसी के बाद इन्होंने क्या किया, 1858 का एक अधिनियम आया और इन्होंने क्या किया, जो कंपनी का जो शासन था अपने हाथ में ले लिया। बैकग्राउंड आपको अच्छे से क्लियर है मैंने क्या बोला? कि 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, 65 में इसको दीवानी राइट्स मिलता है, 73 में वारेन हेस्टिंग बनते हैं पहला गवर्नर जनरल बंगाल का। पूरे भारत के गवर्नर जनरल की बात होगी तो कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक सर होंगे। इसके बाद सन 1857 ईस्वी में क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है, बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सारे जितने ब्रिटिश थे या फिर वहां के पार्लियामेंट को यही लगता है इसका मेन रीजन जो कंपनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी। और अगर यही हाल रहा जो उन्होंने भविष्य का सपना लेके रखा हुआ है कि हम इंडिया पे राज करेंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी तो यहां से चली जाएगी। तो इन्होंने कंपनी का जो सारा शासन था अपने हाथ में ले लिया, क्राउन के हाथ में चला गया। आपसे गवर्न कंपनी नहीं क्राउन करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी। देखो 1835 का ऐसा कोई अधिनियम नहीं था। और अगर मैं बात करूं 1947 वाला जो था ये अधिनियम, ये भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको चीजें समझ आ रही ना, कैसे कैसे चीजों को रिलेट करना है। कब पूछा गया था? ये सीजीएल में पूछा गया था, टीयर 1 सन 2020 में। क्लियर है यहां तक चीजें? आगे चलो, आ जाओ।
अगला क्वेश्चन क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने की संस्तुति किस अधिनियम की थी? प्रांतों में द्वैत द्वैरकी जो सिस्टम था, ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब जो लेजिस्लेटिव देखे केंद्रीय विधान परिषद देखने को मिला, प्रांतों में विधान परिषद देखने को मिला, मतलब आधुनिक रूप से जो लोकसभा राज्यसभा का जो एक झलक है, उसको लोकसभा राज्यसभा तो नहीं बोलेंगे पर उसकी झलक कहां पे देखने को मिली? 1919 के अधिनियम में स्टार्ट हुई थी, 1935 में खत्म हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट कब हुआ? अगर मैं स्टार्ट की बात करूं 1919 में स्टार्ट, ठीक है, और 1935 में एंड। तो हमें क्या कह रहे हैं भैया, समाप्त कब हुआ? तो समाप्त हुआ 1935 में, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है चीजें? खूब अच्छे से। आगे चलो, ये भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, सीपीओ में पूछा गया था। तो देखो, एक बात मैं आपको यहां पे और बता दूं, पीवाईक्यू किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे कोई भी करा रहा हो, चाहे सीजीएल का आप कर रहे हो, चाहे फिर आप यूपीएसआई का कर रहे हो, किसी भी स्टेट का कर रहे हो, देखो टॉपिक सेम होते हैं, संविधान नहीं बदलने वाला है। जो चीजें हैं, क्वेश्चन कोई चैप्टर है उससे वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप कोई भी क्लास का पीवाईक्यू कर रहे हो, चाहे वो एमटीएस के लिए करा रहा हो, चाहे, हाँ लेवल अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो मेरा यही मानना है कि आप किसी का भी चैनल का अगर पीवाईक्यू रहा करे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए करा रहा हो, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप उसको जरूर देखा करो, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ती है और आप ये समझोगे कि एक चैप्टर के टॉपिक से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने यूपीएसआई में करा दिया, इसी रिलेटेड मैंने यूपीएसआई में करा रखा, वहां पे अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। जब आप दोनों मर्ज करोगे सारे क्वेश्चन, फिर क्या होंगे कि आपको इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये भी लेक्चर देख रहे हो तो यूपीएसआई का जो मैंने करा रखा पीवाईक्यू, उसको तो जरूर देखना, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अब इसको अच्छे से समझो। इसको कह रहा है कि जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 वाला, उसको अदर नाम से क्या जाना है? देखो अदर नाम इसका जो है, मैं आपको बताऊं, पहले इसके बारे में जानो। रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, इसको कैमनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, कैमनल। ये जो मिंटो मार्ले जो रिपोर्ट थी, ये 1909 की बात हो रही है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ये 1928 में आई थी। लेकिन जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है ना, ये 1919 में आई थी। चीजें क्लियर है? ये 1931 के आसपास है। जो कैमनल जो अवार्ड है 1931 या 32 से, आप देख लेना एक बार, 31 या 32, ठीक है, के आसपास है। मिंटो मार्ले जो रिपोर्ट था, मिंटो मार्ले रिपोर्ट जो है, ये 1909 में आया था। अब आपके मन में एक चीज आता होगा, आप जो हमेशा कंफ्यूज रहते होगे कि सर कौन सा इसमें वायसराय था, कौन सा सचिव था, हमें तो नहीं समझ आता इसमें सचिव किसका, क्योंकि जो ये जितने ये नाम है ना, ये कोई एक इसमें जो होगा, जो वायसराय होगा, एक सचिव होगा। तो हमेशा मैंने एक अपने लिए ट्रिक बना रखा था, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस टाइम की मैं बात बता रहा हूं। 100 100 का मतलब लाश, बस मन में 100 रखना, 100 ये तो लाश के बराबर थे, और क्या ही थे हमारे लिए, ठीक है। 100 का मतलब स से क्या हो जाएगा? सचिव, व से हो जाएगा वायसराय, वायस राय, ठीक है। तो जब भी अब से अगर सचिव और अगर आप वायसराय में कंफ्यूज हो, तो यहां पे 100 लगा देना। 100 का मतलब ये होगा अपना सचिव, ये होगा वायसराय, ये होगा सचिव, ये होगा वायसराय। ऐसे जितने भी अधिनियम आ रखे हैं, पहला नाम आपका सचिव का होगा, दूसरा वायसराय का होगा, सचिव वायसराय। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और इस ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन डी करेक्ट है। मैंने बता दिया, ये 1919 में आया था, ये 1928 में आया था, जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट को पेश किया था, ये 1909 में आया था, ये 1931 में आया था, ठीक है। ये देखो 1932, सॉरी ये 1932, मैंने आपको बोला 1931 या 32, ये 1932 में आया था, ये चीजें, ठीक है। ये आपका 1932 में आया था। इसको कम्युनल अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर है अच्छे से? आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलो, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करे भैया? भारतीय संविधान को अपनाने के उपलब्ध में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखो बात यहां पे संविधान दिवस की हो रही है, आपसे ये नहीं पूछा जाए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अगर गणतंत्र दिवस की बात होगी तो आप 26 जनवरी बताओगे, लेकिन अगर होगा संविधान दिवस की बात, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था,
तो ऑप्शन में अगर 1949 है और 26 जनवरी है तो सही है। तो भैया 26 जनवरी को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है। और अगर 26 जनवरी की बात होगी तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यह गणतंत्र दिवस। 15 सितंबर छोड़ दो, 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। चीजें क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 15 अगस्त। और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या 26 नवंबर हो, तीनों को आप अच्छे से समझो कि जो 15 अपना अगस्त है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर हमें 26 जनवरी की बात होगी तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर संविधान दिवस की बात होगी तो संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को, जो 1949 को लागू हुआ था। और वो वाला 1950, 26 जनवरी 1950 वाला गणतंत्र दिवस हो गया। और अगर मैं स्वतंत्रता दिवस की बात करूंगा, ये 15 अगस्त 1947। ये चीजें खूब अच्छे से क्लियर है, कभी कंफ्यूज मत होना। लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में आजकल बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कई सारे आप रिपोर्ट चैनलों में देखोगे तो कोई बच्चा क्लास 10 टॉपर हो रखा है या कभी भी ऐसे ही आपसे कोई बहुत ज्यादा जाके जहां विरोध कर रहा है, धरना कर रहा है, वहां से जाकर रिपोर्ट में बस एक ही चीज पूछता है रिपोर्टर, सर आप कहां तक पढ़े हैं, वो बोलेगा सर यहां तक पढ़े। आपसे पूछा जाए अच्छा सर एक बात बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेगा कोई 15 अगस्त, कोई बोल देगा 26 जनवरी। 26 नवंबर तो कोई बोलता ही नहीं है। और कभी कभी तो लोग इस कदर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि उनसे ये पूछा जाता है कि भैया एक बात बताइए कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, तो कहेंगे 26 जनवरी। मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि कब मनाया जाता है। तो अब कभी कंफ्यूज मत हो ना कि सर ध्यान से एकदम प्राउडली बोलना, 15 अगस्त को क्या बोला जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस। संविधान दिवस कब है, वो है 26 नवंबर को। ये चीजें यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलूं, आ जाओ, कंफ्यूजन में होना इस चीज को लेकर के। ये भी एमटीएस में पूछा गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे। देखो जो मूल जो संविधान था उसको हिंदी और इंग्लिश में लिखने वाले जो अपने हाथ से जो सजाए थे, उसका नाम था भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको याद करने की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। रायजादा वर्ड जहां पे आ जाए वहां मार देना, प्रेम बिहारी, ठीक है। नाम देखो, प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम, नारायण जी, नारायण का मतलब कृष्ण का अवतार, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम को। तो ये संविधान जो लिखे हुए हाथ से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऐसे याद करना, नारायण रायजादा, ठीक है। कैसे याद करोगे, ट्रिक के रूप में, प्रेम का डिनोट कौन करता है, नारायण जी। बस प्रेम नारायण के ऑप्शन में दिख जाए, राष्ट्र में आपके रायजादा हो तो टिक करके आ जाना। ये बस इसका यही ट्रिक हो सकता है, ठीक है। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। देखो संविधान सभा के अध्यक्ष दो थे। अगर अस्थाई की बात करूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर मैं बात करूं कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इसके बारे में बहुत खास बात जानो, 9 दिसंबर 1946 की बात है, उस समय अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह बैठक दोबारा होती है 11 दिसंबर को 1946। इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद। तो यहां पे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, आपसे डायरेक्ट संविधान सभा का अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चीजें क्लियर रहेगी, मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को 1946। टोटल कितनी बैठक हुई है, कितनी समितियां बनाई गई है, अगर समितियों की बात होगी तो समितियां बनाई गई थी। महिलाएं 15 थी, टोटल समितियां 10 बनाई गई हैं, याद रखना अच्छे से, टोटल 10 समिति, महिलाएं 15, ठीक है। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया। देखो राष्ट्रगान की बात हो रही है, राष्ट्रगान अपना क्या है, जन गण मन। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 1950 को, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने समय का उपयोग हुआ। मतलब ये पूछ रहा है कि संविधान बनने में कुल कितने समय लगे। तो संविधान बनने में टोटल लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 5 घंटे। ये राइट इंफॉर्मेशन है, 5 घंटे तो ऐसे ऐसे कहीं दिखता है, मतलब ऐसा तो है नहीं, लोग कहते हैं।
टोटल आप क्या बताओगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, जो 2 साल से अधिक है, 3 साल से कम है, अप्रोक्स 3 साल के आसपास है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। 2 तो होगा नहीं, 2 से ज्यादा ही लगा था, तो हमारा 3 साल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने वर्ष लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। चीजें याद रहेंगी, मतलब 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा आपको, कुछ भूलोगे तो नहीं। आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? देखो 10वां अधिवेशन की बात हो रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कोई सर ट्रिक बता देंगे। इसका ऑप्शन ए सही होगा, हम याद कर लेना, 6 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 1949। क्या बोला? संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब हुआ? यह हुआ था 6 से 17 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, आगे चलूं, आ जाओ। ये कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जब भारत का संविधान लिखने का काम शुरू हुआ? भैया जब काम लिखना स्टार्ट हुआ ना संविधान का, उसमें टोटल 299 सदस्य थे। कितने? 299। और सदस्य चुने कैसे गए थे? ये भैया चुने गए थे 10 लाख पे एक, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब पूछा गया था? एसएससी जीडी में पूछा गया 2021 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा को अस्थायी संसद कब घोषित किया गया? देखो संविधान सभा का 2 कार्य था। संविधान सभा संसद की तरह भी काम करती थी, और संविधान सभा अपने लिए संविधान तो बना ही रही थी। लेकिन जब संविधान बन गया 1950 में, उसके बाद इसको ना अस्थायी सदन के रूप में घोषित कर दिया गया। तो आप इसके समझो, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1950 में। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान बनने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? देखो महिलाओं की बात हो रही है। कितनी सदस्य थी? 15। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कहीं 13 12, मतलब साइन के समय पे कितनी थी। तो आप यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कितने सदस्य महिलाएं थी संविधान सभा में, तो अब आपका आंसर 15 होगा। कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 10। ठीक है, 15 आपका सही हो गया, 14 का सी। अगला क्वेश्चन क्या करे? संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी, यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे हो रही बात हाउस कमेटी के। तो हाउस कमेटी के जो आपके अध्यक्ष थे, ये भैया थे पट्टाभी सीतारमैया। बी, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आपको हाउस कमेटी के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए किसी से, मतलब ऑप्शन में आ जाए, तो आपका पट्टाभी सीतारमैया आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? आगे आऊं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे? निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे? देखो आपको बहुत अच्छे से ध्यान समझने की नीड है यहां पे। अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार की, अल्पसंख्यक की, जनजाति बहिष्कार क्षेत्रों की संबंधित कुछ भी अगर ऐसी बात हो रही है, तो इसके लिए होंगे भैया अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पटेल जी, पटेल जी ना हमेशा क्या करते थे, मतलब इनको प्रांतों का भी अध्यक्ष, प्रांतीय सभाओं का भी अध्यक्ष बनाया गया था। पटेल की एक खास बात क्या थी कि पटेल जी हमेशा हर चीज को जोड़ के रखना चाहते थे। मैं इनके बारे में एक चीज बताऊं, जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय क्या हुआ, 3 ऐसी रियासत थी ना जो अपने भारत में नहीं सम्मिलित होना चाह रही थी। टोटल 352 रियासत थी, पर जिसमें से 3, मतलब टोटल थी 352। कैसे थी? 349 प्लस 3। लेकिन 3 ऐसी थे जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी कि भैया भारत के साथ हमारी चीजें चलती रहे, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को राजा ही घोषित करना चाहते थे और भारत से सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। वही प्रजा राजा वाला सिस्टम चाहते थे, पर ऐसा पटेल जी नहीं चाहते थे। और 3 रियासत कौन कौन सी थी? एक कश्मीर था, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था। तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा साइन कर दिया गया। जब भैया वहां पे क्या हुआ कि कश्मीर पर जब पाकिस्तान अटैक करने लगा, तो अपने राजा हरि सिंह खुद ही आए, विलय पत्र पे साइन कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी सहायता दे दी इनके पास। ठीक है, जूनागढ़ के साथ क्या हुआ? जूनागढ़ में जनमत संग्रह हो गया, उसको भी मिला लिया गया। सारा का सारा योगदान इसमें पटेल जी का ही था। लेकिन हैदराबाद तो मिलना ही नहीं चाह रहा था भैया, वहां पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया सेना के बल पे। वहां पे फिर इसके बाद वहां नवाब को वहां पे हटा करके क्या किया गया, अपने यहां सम्मिलित किया गया। तो ये कहानी थी इन तीनों रियासत को मिलाने की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अपने पटेल जी का था। ठीक है, अच्छे से आपको याद रहेगा अब।
आ जाओ आगे। कश्मीर में उस समय राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। और यहाँ पे बात हो रही है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवी मालवंकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आप बताओगे प्रकार्य समिति। प्रकार्य समिति के अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहां तक? आगे चलूं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू ने भारत का संविधान मसौदा किस वर्ष पेश किया, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं? ये 1928 में पेश किया था। अभी मैंने आपको दूसरे ही क्वेश्चन में कराया 1928 में। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है? खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? देखो, मसौदा समिति की बात हो रही है। मसौदा समिति का अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, ये अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। कितने सदस्य थे? 1+6, इनको लेकर टोटल 7, मतलब 7 सदस्य टोटल थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष अपने थे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अगर मैं बात करूं टोटल कितने सदस्य थे, तो इनको लेकर टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, भूलोगे नहीं, खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलूं, आ जाओ। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रारूप जो कमेटी है, जो इसको समिति बोलते हैं, उसका गठन किस वर्ष किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, इसका भैया गठन किया गया था। देखो, आपको याद करना है यहाँ पे कि ये 29 अगस्त 1947 को ही किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। अगला चलता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो, बात यहां पे हो रही प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे भैया, ये थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है, और प्रांत वाला जो था, आपको अभी सारी चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको कहानी तो बता ही दिया, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी थे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यहां पे बात हो रही वित्त मंत्री की। भारत का जो पहला वित्त मंत्री था ना, वो थे R.K. शनमुखम चेट्टी। ठीक है, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं। बलदेव सिंह भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वित्त मंत्री की बात करूं तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूं भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, ये भारत के पहले गवर्नर थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये पहले भारत के कानून मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ये चीजें क्लियर रहेंगी आपको? इस ऑप्शन से अच्छे से समझो, जो सी राजगोपालचारी थे, ये पहले अपने भारत का क्या थे? गवर्नर थे। अगर मैं बात करूं कि पहले अपने वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. शनमुखम चेट्टी बताओगे। और रक्षा मंत्री की बात होगी तो भैया बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ये थे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री। और अगर मैं बात करूं पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत का पहला कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। यहां तक खूब अच्छे से आपको क्लियर है, भूलोगे तो नहीं ना? आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री भैया सिंपल सी बात है, अपने हर किसी को पता है, कहने की बात ही नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, कानून मंत्री पहले कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, खूब अच्छे से याद है आपको? अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री की अगर बात होगी, तो पहले प्रधानमंत्री थे अपने लियाकत अली खान, फर्स्ट PM ऑफ पाक। ठीक है, चीज अच्छे से क्लियर है यहां तक?
लियाकत अली खान प्रधानमंत्री थे पहले पाकिस्तान के। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भैया संवैधानिक सलाहकार की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये अध्यक्ष थे। ये कौन थे? भीम अम्बेडकर, ये कानून मंत्री थे उसके बाद में, आपको मैंने बताया। ये अगर मैं बी एन राव की बात करूं, जो बी एन राव क्या थे? बी एन राव थे सलाहकार संविधान सभा के, संवैधानिक। ठीक है, तुम्हारा आसन सर वेनिगल राव इसको नाम देते हैं। बी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खूब अच्छे से यहां तक, आई होप आपको यहां तक खूब अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आज ऑप्शन खूब अच्छे से लोड कर दिया, चीजें भी अच्छे से आपको बता दी। और अगर आपको क्लास पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो। आपकी क्लासेज ऐसे ही हर अल्टरनेट डेट पे आती रहेंगी। एक दिन ये लेके आऊंगा, एक दिन यूपीएसआई की, एक दिन फिर एसएससी का, और साथ में जो लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, कभी कभी साथ में भी दोनों क्लासेज हो सकती है, ऐसा नहीं है। और मैं लेक्चर यूपी जीके के लेके आ रहा हूँ, साथ में किसी दिन पॉलिटी की भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, जो पॉलिटी की भी लेक्चर है, जो फाउंडेशन से स्टार्ट करूंगा, और आर्टिकल 1 से लेकर के पूरे संविधान के बारे में अच्छे से जो समझा सकता हूँ, जिस वे से आपको समझाने का, जिससे आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर यहाँ पे मिल सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे डेली पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा, और साथ में जो करंट में बर्निंग इशू है उसको भी मैं लेके आता रहूंगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास को पसंद आई है तो इसको जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू।